डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूँ सोमन लाल द्विवेदी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने यूट्यूब चैनल सर्व ज्ञान पर। आज हम आपसे रूबरू हैं, मुखातिब हैं, कुछ बातें करने के लिए, अपनी खुशियां बांटने के लिए, और थोड़ा सा मेरी इन खुशियों की वजह से आप भी अगर प्रेरित हो जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बीते 2 दिसंबर को बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मेरा फाइनल रूप से फाइनली बिहार में एक बतौर एपीओ चयन हो गया। तो मैं चाहता हूं कि इस खुशी को आपसे बांटूं और इस खुशी में आप भी साझेदार बने, और साथ ही साथ मैं अपने संघर्षों को थोड़ा सा आपसे बांटूं, और इस संघर्ष से अगर आप थोड़ी सी प्रेरणा अगर इससे आप पा लेते हैं तो इससे मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही साथ थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी हम इसमें शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने चर्चा की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस संदर्भ में एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम चर्चा का एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें एक छोटा सा इंट्रो, चूँकि जरूर नहीं है कि इसमें सब लोग मुझे जानते भी हों। जो लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, या फिर जो लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो विस्तृत रूप से मेरा परिचय उनको नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं उनको अपना इंट्रो बताऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी बात होगी मेरे संघर्षों पे, कैसा सफर रहा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस सफर को प्राप्त करने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, और अंत में थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा कि क्या अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने नाम अपना पहले ही बताया कि मेरा नाम सर्वेश तिवारी है, और मैं बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक की जो पढ़ाई है वो बिहार बोर्ड से हुई है और गांव में ही हुई है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से किया हुआ है, और ग्रेजुएशन के बाद LLB मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद मैंने LLM किया हुआ है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से मैंने किया था। 2020 में मेरा LLM फाइनल हुआ, और 2020 के बाद मैं लगातार प्रयागराज में रह करके तैयारी कर रहा था, और इसी तैयारी के क्रम में 2.5-3 साल की मेहनत के बाद, चूँकि ये वैकेंसी भी 2020 की थी, 2020 में लगा हुआ था, और फिलहाल रिजल्ट आपके सामने है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा एक छोटा सा मेरा इंट्रो। बाकी बात करते हैं थोड़ा सा संघर्ष की। तो संघर्ष में सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस फील्ड में आना चाहिए। तो इस फील्ड में आने के लिए मैं बता दूं कि मेरे पिताजी का एक सपना था। हम लोग चूँकि परिवार में 2 भाई हैं, और पिताजी उन्होंने सोच रखा था कि अपने 2 बेटों में से किसी एक को अधिकारी मजिस्ट्रेट बना देना है। गांव में लोग देखते हैं, गांव में हाकिम बोला जाता है, तो उनकी इच्छा थी कि उनका एक बेटा हाकिम बने। हालांकि परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो दोनों बच्चों को पढ़ा सकें। इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि मैं दोनों भाइयों में मैं छोटा हूँ। बड़े भैया ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने संघर्ष को उन्होंने बड़ा कर लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके खेती गृहस्थी को संभाल लिया। तो मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे बड़े भैया मुझसे बड़े हैं, उन्होंने खेती गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली, और खेती गृहस्थी में नकदी फसल के तौर पर उन्होंने सब्जी की खेती को चुना था। और इस सब्जी की खेती में खेती करते उन्होंने जो भी पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने मेरा सहयोग किया। पापा ने बहुत सहयोग किया। जब मैं परेशान था, बीच में निराश था, उस समय भी हमारे परिवार से बेहद सपोर्ट मिला, और उसके बदौलत, भैया के सहयोग की बदौलत मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और आप कभी कभी देखते होंगे कि
पेपर में निकलता है कि फला लड़का सब्जी बेचते हुए या फिर ये काम करते हुए वो सक्सेस हुआ, तो कभी कभी हमको भी लगती है कि अतिशयोक्ति हो सकती है, और कभी कभी लगता है कि झूठी बनावटी बातें हो सकती है। लेकिन मैं अपने से रिलेट करता हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है। मैं सब्जी बेचकर तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, परिवार में खेती होती थी, सब्जी की खेती होती है, तो घर जाने पे सहयोग करना लाजमी होता है, तो मैंने भी उसमें सहयोग अवश्य किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें मेरा भी उसमें योगदान रहा है थोड़ा बहुत, और भैया का तो पूरा सपोर्ट रहा ही है। तो इस ये तो घर की स्थिति रही। तो प्रेरणा की बात रही तो पिताजी का सपना था, पिताजी चाहते थे। तो उसके बाद मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब आया, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई के दौरान देखा कि लॉ फैकल्टी जो है गोरखपुर की बेहद डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। गोरखपुर का सबसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट अगर कोई है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी है, और लॉ फैकल्टी में मैं देखता था कि यहाँ के जो छात्र हैं ड्रेस कोड के साथ बाकायदा आते थे, ब्लैक कोट पैंट और व्हाइट शर्ट के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता था देख करके। तो एक जज्बा यहाँ से भी जगा कि हाँ, लॉ में एडमिशन लेना चाहिए। और फिर लॉ फील्ड के बारे में जाना तब तो लगा कि बहुत अच्छी फील्ड है, इसको स्विच करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। बाकी आइए थोड़ा सा एक प्रश्न लड़कों के मन में रहता है कि नसीब और कर्म दो चीजें हैं, तैयारी में इन दोनों का कितना महत्व होता है, नसीब और कर्म को कितना हम लोगों को महत्व देना चाहिए। आइए इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो मैं जहां तक मानता हूं कि अगर हम पूर्णतया यह मान लें कि कर्म ही सब कुछ है, तब भी हमारे लिए खतरा है, और यह भी मान लें नसीब ही सब कुछ है, तब भी हमारे लिए खतरा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि कर्म ही सब कुछ है, तो केवल कर्म के बदौलत हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो हम अपना जितना है उतना कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है। जरूर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति के हाथ में है। जैसे हम तैयारी अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान हमारी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ये मेरे बस की बात नहीं है। या फिर कोई आकस्मिक घटना हो गई, मैं अपने अगर बात करूं तो मैं इसके पहले 31st बिहार जुडिशरी में अपीयर हुआ था। वहां मैंने इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू में जाकर के छटना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहां से पहली बार जब धक्का लगता है तो आदमी बहुत निराश होता है, बहुत हताश होता है। तो उस हताशा के दौर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उससे अगर बचना है आपको, कि जब परिणाम प्राप्त हुआ, आपने मेहनत किया और उसके बाद उसका फल नहीं मिला, तो फिर लगता है कि अब तो कुछ रहा ही नहीं जीवन में। तो वहां पे मान लेना चाहिए कि हाँ, मेरा नसीब यहाँ था, नसीब यहाँ लेकर के हमको आया था, और नसीब में शायद अभी नहीं मिलना है। समय अच्छा हुआ, मेहनत हम करते रहेंगे, समय अच्छा हुआ तो परिणाम मेरे पक्ष में होगा। तो इसलिए जब हमको ऐसा लगे कि हम हताश हो रहे हैं, यहाँ तक मन में ख्याल आने लगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर जिंदगी खत्म हो गई है, यहाँ से हमको अब जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन हो तब उसमें हमको मान लेना चाहिए कि नसीब यहाँ पे हमारा, इसमें नसीब है। लेकिन जहां तक कर्म की बात है उसमें मानना चाहिए, जहां तक अभी परिणाम से पहले की जो स्थिति है वहां मानना चाहिए कि कर्म ही सब कुछ है। लेकिन परिणाम चूंकि मेरे हाथ में नहीं, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, वहां मानना चाहिए कि नसीब भी कोई ना कोई फैक्टर होता है तैयारी के क्रम में। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो अभी मैं बिहार एपीयू की जब इंटरव्यू देकर के आया हुआ था, तो उसमें मुझे 32nd बिहार जुडिशरी का मेंस भी देना था। 32nd बिहार जुडिशरी की मेंस इस बार मुझे उम्मीद थी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 31st बिहार जुडिशरी का अनुभव था मेरे पास, और इस दौरान मुझे काफ़ी समय भी मिला था, मैं कुछ दिन टल भी गया था। तो मुझे लगा कि इस बार बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस बार मैंने प्रैक्टिस सेट भी इसका ज्वाइन किया हुआ था, मैंने तैयारी को अपने अपने स्तर पे बेहतर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बीच में मैं बताऊं कि एग्जाम से, मेंस एग्जाम से ठीक 24 दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गई। उनको अचानक से पैरालिसिस अटैक हो गया। सामान्य भाषा में कहें उनको लकवा मार दिया। तो उसके वजह से हम लोग पूरे परिवार में एकदम मतलब समझिए कि बहुत दुख का माहौल बन गया। भैया अकेले थे, परेशान हो गए। तो मुझे तैयारी छोड़ करके बीच में गांव जाना पड़ा था इलाहाबाद से। तो उसमें मैं लगातार 15 दिन तक उसमें परेशान रहा। हॉस्पिटल में हम लोग लेकर घूमते रहे, लेकिन
इस 15 दिन के बाद उनको लगा कि थोड़ा सा उनकी तबीयत सुधार होगी, तो भैया ने कहा कि आप तैयारी, तुम चले जाओ अपनी तैयारी को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, उसमें तैयारी को पूरी कर लो, जाकर के मेंस दो। मैं निकला, तो फिर उसके बाद से बीच में अचानक से दोबारा उनकी तबीयत में दिक्कत हो गई, तो इसकी वजह से मुझे परेशान होना, हालांकि दूसरी बात मैं घर तो नहीं आया, लेकिन चूंकि तबीयत खराब थी तो परेशान होना लाजमी था। तो इस दौरान मुझे काफी मानसिक पीड़ा का अनुभव हुआ। तो मैं मानता हूं कि ये बीच में जो बाधा आई पापा की तबीयत को लेकर के, ये मेरा नसीब था। हो सकता है कि मेंस अच्छा होना मेरे नसीब में नहीं था। तो अगर मैं यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाऊं कि अगर मेंस नहीं हुआ, पापा की तबीयत खराब हो गई, मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, निराशा और बढ़ेगी। तो यहाँ मान लेना चाहिए कि मेरा नसीब था, मेरे नसीब में इतना ही था कि इस बार मेंस एवरेज ही होगा। तो इसके वजह से हो सकता है कि हालांकि मेंस ठीक ठाक हुआ, मैंने मेंस इस बार दिया हुआ है। और उसके बाद 30 तारीख के बाद 29 को पेपर खत्म हुआ, 30 को मैं घर आया, और 30 को 2 तारीख को ये एपीओ का रिजल्ट आया। थोड़ी सी खुशी परिवार में आ गई, पिताजी की तबीयत भी अभी स्टेबल है। तो ये मेरा संघर्ष रहा है। तो रिजल्ट आने के दिन की जो खुशी होती है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। रिजल्ट आने के बाद सब लोग बेहद खुश थे, माता जी की आँख से खुशी के आंसू गिर रहे थे, भैया खुश थे, सब परिवार खुश थे। पापा भी जहाँ तक समझ पा रहे थे, उनके चेहरे का भाव भी बता रहा था, हालांकि पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं थे, तो उनका भाव बता रहा था कि हाँ वो भी बेहद खुश है। तो ये मेरा संघर्ष रहा। अगर इससे आपको प्रेरणा मिलती है और आपको तो इसमें सीखने वाली बात ये हो सकती है कि नसीब को लेकर के आप लोग न रोएं। नसीब हर बात में फैक्टर नहीं बनता है, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका मेहनत आपके साथ होना चाहिए। तो ये आप उससे सीख सकते हैं। बाकी अगर हम थोड़े से स्ट्रेटजी की बात करें, संघर्ष की बात हम लोगों ने कर लिया है, स्ट्रेटजी की बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है छात्रों के द्वारा, वो पूछा जाता है कि लैंग्वेज का कितना महत्व होता है। मेंस में या प्री में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान लैंग्वेज कितना महत्व रखता है। हिंदी मीडियम से पढ़ना बेहतर होता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना बेहतर होता है, किसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, किसमें कम मिलते हैं। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ, मैं यूपीएससी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक जुडिशरी की और एपीयू की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे मित्रों का रिजल्ट देखा हुआ है जो इंग्लिश मीडियम में थे, उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं खुद हूँ, कि जो मैंने हिंदी मीडियम में पेपर दिया था, विशुद्ध हिंदी मीडियम का शुरू से मैं छात्र भी रहा हूँ, बिहार बोर्ड से लेकर के यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय तक। तो लैंग्वेज का इसका विशेष असर इसमें नहीं पड़ता है। बाकी प्री मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, आपको पता है। प्री के लिए मैंने बताया भी था, पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे, तो मैंने बताया था कि जीएस के लिए लुसेंट पे आप लोग फोकस करें। उसके बाद से अगर ये घटनाचक्र की जो किताब आती है, जितने सब्जेक्ट के घटनाचक्र में अवेलेबल है व्याख्या सहित, उनको आप लोग प्रश्नों विगत वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन करें, तो ये बेहद हेल्पफुल होता है। बाकी एक मेंस की बात करें तो मेंस में जीके हो, जीएस हो, या फिर लॉ का पेपर हो, सब में जो मुख्य चीज होती है, मुख्य चीज की जो भूमिका होती है, वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आप कर ले जाते हैं। मैक्सिमम के पूरे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी पेपर में 5 क्वेश्चन दिए गए, उसमें 3 करना है, तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो आपको पूरी तरह से आ रहे होंगे। 4 क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन आ रहा हो, एक आध क्वेश्चन अगर नया बनता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करें, बहुत ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर पर फोकस कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू के लिए आप किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको रिवीजन कर सकते हैं, सिलेबस को एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं है कि कितना उसमें क्या पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के खोज सकते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में डिटेल वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये रही मेरी जर्नी। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी भी मदद इससे मिलेगी, थोड़े से अगर आप प्रेरित हुए हो तो मैं अपने वीडियो का मैं मानूंगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है।
और चलते चलते मैं अपनी एक छोटी सी रचना है, उसको सुनाते सुनाते मैं आपको वीडियो बंद करना चाहूँगा। कांटे भरे हैं राह में, पग पग पर संभलना होगा, फिर भी अकड़ गया कोई तो उसे मसलना होगा। क्या हुआ, क्या हुआ, माना बड़ी है, थोड़ी दूर है मंजिल, आत्मविश्वास के पथ पर हौसलों का डग भरना होगा। इस तरह से हौसलों का डग अगर भरते हैं आत्मविश्वास के पथ पे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।